हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो अभी हमारे YouTube चैनल पर हमारा जीके का सब्जेक्ट चल रहा है। इससे पहले भी 2 विषय साइंस भी हो चुका है और हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंट भी हो चुका था। अभी जीके का विषय चल रहा है और जीके की आज हमारी सेकेंड क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाउ मेनी स्टेट्स टच द बॉर्डर ऑफ एमपी। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी स्टेट्स टच द बॉर्डर ऑफ एमपी। तो मतलब क्या है? स्टेट से नहीं, राज्य, मतलब कि कितने राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। कितने राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से क्या लगते हैं, टच होते हैं ना। ए ऑप्शन दिया है 5, बी ऑप्शन दिया है 6, सी ऑप्शन दिया है 4 और डी ऑप्शन दिया है 7। तो कितने राज्य पूछा है, कितने राज्य, हाउ मेनी स्टेट टच द बॉर्डर ऑफ यूपी, कितने राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से लगते। तो कितने राज्य लगते स्टूडेंट्स? 5 राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से लगते। कितने राज्य लगते मध्य प्रदेश की सीमा से? 5 राज्य लगते। तो कौन कौन से लगते स्टूडेंट्स? एक लगता है यूपी, एक क्या लगता है? यूपी लगता है, ठीक है। एक लगता है हमारा राजस्थान, एक क्या लगता है? राजस्थान। एक लगता है गुजरात, एक क्या लगता है? गुजरात। एक लगता है महाराष्ट्र, एक कौन सा लगता है? महाराष्ट्र। और एक लगता है छत्तीसगढ़, एक क्या लगता है? छत्तीसगढ़ लगता है। तो कितने राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं? तो कुल मिला के 5 स्टेट, 5 राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? यूपी सबसे इधर, यूपी, राजस्थान, फिर इधर गुजरात, ये हमारा एमपी, ठीक है। इधर नीचे महाराष्ट्र और इधर सीजी छत्तीसगढ़। ये टोटल मिला के 5 राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से लगते। तो कितने राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से लगते? आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो कितने लगते? 5 राज्य लगते। कौन कौन से लगते ये भी जान लो, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़। मैंने इनकी लोकेशन भी आपको बता दी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 5 राज्य आपको मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं, ये आपको याद रखना है, नाम भी याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगता। अगर पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए कौन कौन से लगते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द स्टेट गेम ऑफ मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? विच इज द स्टेट गेम ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के बारे में हमसे पूछा है। मध्य प्रदेश राज्य का खेल कौन सा है, राजकीय खेल कौन सा है मध्य प्रदेश का। कुछ ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है हॉकी, दूसरा ऑप्शन दिया है पोलो, तीसरा ऑप्शन दिया है मलखंब और आखिरी ऑप्शन दिया है क्रिकेट। तो इसमें हमसे पूछा है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है स्टूडेंट? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंब। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंब। राजकीय खेल कौन सा है मध्य प्रदेश का? मलखंब। मलखंब कब घोषित हुआ ये? 9 अप्रैल 2013 को। 9 अप्रैल 2013 को मलखंब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंब, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको हर क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि हर क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने हर क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और अच्छे मतलब कि एक क्वेश्चन है लेकिन उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमको उन्हें कवर किए। इसलिए आपको हर क्लास देखनी है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। जैसे हमारी जीके की ये 5 से 6 क्लास हो जाएगी, इसके बाद हम आपको एक देंगे मैराथन देंगे, किसकी? जिसमें आपको एमपी की पूरी मैराथन दी जाएगी। एक मैराथन क्लास होगी एमपी की, जहां से आपके एक ही क्लास लेंगे और उससे कम से कम आपके एमपी में 6 से 8 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही है। तो एक क्लास देखोगे आपके 6 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे एक ही क्लास से मात्र।
तो पहले हम जीके की 5 क्लास ले लेते हैं, उसके बाद आपको एक एमपी की क्लास भी मैराथन दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे आप जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे 15 में से। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट डन इन इंडिया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट डन इन इंडिया? भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहां किया गया? परमाणु परीक्षण की बात की, परमाणु परीक्षण। ठीक है, प्रथम परमाणु परीक्षण, क्या क्वेश्चन दिया है? प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कहां किया गया? एक ऑप्शन दिया है चंपारण, एक ऑप्शन दिया है चिकमंगलूर, क्या दिया है? चिकमंगलूर। एक ऑप्शन दिया है पोखरण, एक ऑप्शन क्या दिया हमको? पोखरण। ठीक है, और एक ऑप्शन दिया है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। तो हमसे पूछा है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया? तो कहां किया गया स्टूडेंट? पोखरण में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया? पोखरण। कहां किया गया? पोखरण, राजस्थान में। कहां किया गया? प्रथम परमाणु परीक्षण कहां किया गया? पोखरण। कहां है पोखरण? राजस्थान में। पोखरण कहां है स्टूडेंट? राजस्थान में। पोखरण कहां पर है? राजस्थान में। और कब किया गया था ये? 18 मई 1974 को किया गया था। कब किया गया था? 18 मई 1974 में ये किया गया था। प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण, राजस्थान। कब किया गया? 18 मई 1974 को। ठीक है, इसका कोड नाम क्या था? कोड नेम क्या था इसका? स्माइलिंग बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध। इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्ध। ठीक है स्टूडेंट, ये बातें आपको याद रखना। प्रथम परमाणु परीक्षण, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहां किया गया था? पोखरण, राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था? 18 मई 1974 को किया था। तो इसका कोड नेम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये बातें आपको कुछ याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ओर इज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड? मतलब कौन से अयस्क से एल्यूमिनियम धातु को निकाला जाता है? और ये नहीं होता अयस्क। ठीक है, फ्रॉम विच ओर, कौन से अयस्क से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कुछ ऑप्शन दिए हमारे पास। ए दिया आयरन यानी कि लोहा, आयरन लोहा बोलते हैं जिसको हिंदी में। बी ऑप्शन दिया मैग्नीज, सी ऑप्शन दिया बॉक्साइट और डी ऑप्शन दिया कोयला। तो कौन से अयस्क से आयरन, कौन से अयस्क से एल्यूमिनियम को निकल जाता है? ठीक है, तो कौन से अयस्क से निकल जाता है? ये तो खुद धातु है। ठीक है, तो अयस्क कौन सा है इसमें से? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट से किसको निकल जाता है? एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। ठीक है, बॉक्साइट और से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एल्यूमिनियम को और कौन कौन से और से निकल जाता है ना? एल्यूमिनियम है ना, कौन कौन से और से निकल जाता है? एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से निकाला। एल्यूमिनियम को किससे निकल जाता है? बॉक्साइट से निकल जाता है। ठीक है, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2O। एल्यूमिनियम को किस किस से निकल जाता है? बॉक्साइट से भी निकला जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है? एल्यूमिनियम के और। ऑक्साइड क्या है? बॉक्साइट और है। किसका और है? एल्यूमिनियम का और है। तो इससे हम एल्यूमिनियम को निकालते हैं। और किससे निकालते हैं एल्यूमिनियम को? क्रायोलाइट से भी एल्यूमिनियम को निकला जाता है। Na3Al(F6), ये भी एल्यूमिनियम का और है। और कौन सा एल्यूमिनियम का और इंपॉर्टेंट है? कोरंडम, कोरंडम Al2O3 एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सभी क्या है? एल्यूमिनियम के और है। ये सभी क्या है? एल्यूमिनियम के और है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था किस ओर से एल्यूमिनियम को निकल जाता है। तो ये हमारे ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बॉक्साइट, इससे निकल जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये भी हो सकता था, क्रायोलाइट से भी निकल जाता है एल्यूमिनियम को, और कोरंडम से भी एल्यूमिनियम को निकल जाता है। एक और क्वेश्चन दिया है, आयरन भी दिया है, आयरन के भी और देख ही लिया जाए। आयरन को कौन कौन से और से निकाला जाता है? ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम। एक तो होता है हेमेटाइट, आयरन की और देख लो, हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3, Fe2O3। ठीक है, एक मैग्नेटाइट से भी निकाला जाता है आयरन को, मैग्नेटाइट,
Fe3O4, Fe3O4, एक होता है सीडराइट, सीडराइट, ठीक है, FeCO3। ये सभी किसके ओर है? ये आयरन की ओर है। आयरन को इन ओर से निकाला जाता है। किस किस से निकाला जाता है आयरन को? हेमेटाइट आयरन का ओर है Fe2O3, मैग्नेटाइट भी आयरन का ओर है Fe3O4, सीडराइट भी आयरन का ओर है FeCO3। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये एल्यूमिनियम की ओर है, ठीक है, और ये आयरन के ओर से। ये बातें आपको याद रखनी है। ये बातें आपको मैंने साइंस की क्लास में भी बताई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन दिया जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ऑप्शन दिया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन दिया महाराष्ट्र और डी एमपी। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा स्टूडेंट है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वेस्ट बंगाल, ठीक है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। बस जूट में याद रख लो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर राइस का पूछ ले, वीट का पूछ ले, वीट का गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यूपी याद रखना आपको। गेहूं में याद रखना है यूपी, जूट में याद रखना पश्चिम बंगाल, गेहूं में आपको याद रखना है यूपी, ठीक है। राइस चावल के इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चावल का भी कौन सा है? वेस्ट बंगाल। चावल का कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है स्टूडेंट। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पल्सेस, पल्सेस की बात करें कि दालें का सबसे बड़ा, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश। दालों के बाद में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दालों का? मध्य प्रदेश। ये बातें आपको ध्यान रखनी। और कॉटन का पूछ ले, कपास का पूछ ले, तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात ऑप्शन में नहीं आया तो महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात नहीं आया तो महाराष्ट्र। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात ऑप्शन में नहीं आता देन महाराष्ट्र करना आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करें तंबाकू, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तंबाकू यानी कि टोबैको। टोबैको को कौन है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? आंध्र प्रदेश। टोबैको से आपको याद रखना आंध्र प्रदेश। टोबैको का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है स्टूडेंट। गन्ना की बात करें, गन्ना, गन्ना यानी शुगर केन। शुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यूपी। कौन सा स्टूडेंट? यूपी। शुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी, ठीक है स्टूडेंट। सोयाबीन में कौन है सबसे बड़ा उत्पादक है? सोयाबीन में कौन सा है? एमपी। सोयाबीन में एमपी, इसलिए एमपी को क्या कहते हैं? सोया स्टेट भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चाय में बात करें तो असम, चाय में असम, ठीक है स्टूडेंट। कॉफी, कॉफी में याद करें क्या याद रखना आपको? कॉफी में कर्नाटक। कॉफी में क्या याद रखना आपको? कॉफी में आपको याद रखना है कर्नाटक, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक ये सारे इंपोर्टेंट चीजें हमने कवर कर लिए। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मक्का। मक्का का कौन सा है? मेज। मेज का है कर्नाटक। मेज का कौन सा है? कर्नाटक। मेज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है स्टूडेंट्स। वो तो मेरे हिसाब से सब हो ही चुके हैं ना। बाजरा का राजस्थान, बाजरा का है राजस्थान। बाजरा का कौन सा है स्टूडेंट? राजस्थान। एक लास्ट याद रख लो, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? गुजरात। मूंगफली का गुजरात, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। और मिल्क का कौन सा है? मिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी। दूध का
यूपी। बस आपको ये इतनी चीजें याद रखनी थी। ठीक है स्टूडेंट, हमने सभी इंपॉर्टेंट चीजें यहां से हो गई हमारी कवर। तो देखो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो सबसे पहले जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो हमने देख ही लिया, कौन सा था? पश्चिम बंगाल। इसके अलावा कॉफी के लिए आपको याद रखना है कर्नाटक, चाय के लिए असम, सोयाबीन में तो है ही अपना एमपी। ठीक है, इसलिए इसको सोया स्टेट भी कहते हैं। गन्ना में से एक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ना शुगर केन का यूपी। जूट का कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूध का यूपी, गेहूं का यूपी, चावल का पश्चिम बंगाल, दालों का मध्य प्रदेश, कॉटन कपास का गुजरात फर्स्ट, अगर ये नहीं आता है देन महाराष्ट्र, तंबाकू आंध्र प्रदेश, मक्का कर्नाटक, बाजरा राजस्थान और ग्राउंडनट गुजरात। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन तो याद रखना ही है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। लेकिन साथ में ये भी याद रखना, क्योंकि हर बार एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। इसमें भी देख लो आप कौन सा गन्ना का याद रख सकते हो ज्यादा अच्छे से, चाय का याद रख लो और बेहतर, सोयाबीन एमपी का तो एमपी की क्लास में और देखेंगे ही से हम, लेकिन सोयाबीन का भी याद रखो, सोया स्टेट कहते हैं। और गेहूं को, चावल को और कोट, मेन रूप से आप इनको याद रख लो। ये सब आपको एक बार पढ़ लेना है ताकि क्वेश्चन आता तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। हमको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना ताकि हम 15 में से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए। हम एवरेज बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो आराम से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड। हमारा क्वेश्चन क्या है? यूनाइटेड नेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, मतलब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पूछी कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। ए ऑप्शन दिया है 13 जुलाई 1942, बी ऑप्शन दिया है 12 मई 1948, सी ऑप्शन दिया है 24 अक्टूबर 1945 और डी ऑप्शन दिया है एनओटी। तो हमारा सही उत्तर क्या है? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 क्या है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के बारे में पूछा है। सबसे पूछा इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट यानी कि उसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, ये बात आपको याद रखना। क्या? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर, HQ हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ध्यान रखना। मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। कहाँ है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। ये बात भी आपको याद रखनी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसमें परमानेंट मेंबर कितने रहते हैं? परमानेंट मेंबर कितने रहते हैं इसके? परमानेंट मेंबर रहते हैं 5। कितने परमानेंट मेंबर इसके? 5। ठीक है, 5 इसके परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो कौन कौन से है? फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए और एक चाइना, ये इसके 5 मेंबर है। ठीक है, ये इसके क्या है? 5 मेंबर है। ठीक है, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस और चाइना। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। इसके टेम्पररी मेंबर भी रहते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर ही रहते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। कितने परमानेंट मेंबर कितने रहते हैं? इसमें 5 रहते हैं। ये याद रखना। आपको स्थापना कब हुई इसकी? 24 अक्टूबर 1945। एक याद रखना, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क। इसमें परमानेंट मेंबर कितने हैं यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र में? 5 है, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस और चाइना। और अलग अस्थायी मेंबर जिसको ये परमानेंट हमेशा ही रहते हैं और नॉन परमानेंट भी चुने जाते हैं, वो कितने रहते हैं? 10 रहते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रख सकते हो आप।
संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, अभी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है? अभी कौन है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव? कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। कहां के? ये पुर्तगाल के, पुर्तगाल, ठीक है। आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल। ये बात आपको याद रखना। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एक महासभा के अध्यक्ष, महासभा के अध्यक्ष, ठीक है। मतलब कि जनरल महासभा यानी कि जनरल असेंबली, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। ये कौन है स्टूडेंट्स? एनेलिना कौन है? अभी ये एनेलिना कौन है? ये एनेलिना बेयरबॉक, एनेलिना बेयरबॉक, ठीक है। तो देखो बस इतनी चीजें आपको याद रखनी यहां से, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। यहां तो ये क्वेश्चन आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। डेट सहित याद रखना। हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क है। कितने परमानेंट मेंबर है? 5 है। मेंबर की बात करें, ठीक है, परमानेंट मेंबर 5, नॉन परमानेंट मेंबर 10, ठीक है, जो कि टेम्पररी मेंबर रहते, ठीक है। और टोटल मेंबर कितने, टोटल सदस्य कितने इसके? 193 देश इसके सदस्य, ठीक है। टोटल मेंबर कितने इसके? 193 टोटल मेंबर है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना। ये 5 परमानेंट मेंबर तो हमेशा ही रहते हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर भी चुने जाते हैं टेम्पररी टाइम के लिए, वो रहते हैं 10 चुने जाते हैं। और ये टोटल मेंबर कितने हैं यूं देखें तो 193 है। महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, वहां के, पुर्तगाल के। ये याद रखना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। महासभा के अध्यक्ष, जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है? अभी एनेलिना बेयरबॉक, एनेलिना बेयरबॉक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डीटी टेम्पल is there in बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ऑप्शन है ब्रह्मा, बी ऑप्शन है हमारा विष्णु, सी ऑप्शन हमारा महेश, और डी ऑप्शन हमारा शिव, यानी कि शिवा, ठीक है। तो देखो मतलब कि क्वेश्चन का विच डीटी टेम्पल इज देयर इन बद्रीनाथ धाम, मतलब क्या बद्रीनाथ धाम में कौन से डीटी ने देवता का मंदिर है, ठीक है। बद्रीनाथ धाम में कौन से देवता का क्या है? मंदिर। ये प्रश्न पूछा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव, ठीक है। तो कौन से देवता का मंदिर है बद्रीनाथ धाम में? विष्णु, भगवान विष्णु का मंदिर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तो देखिए बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ धाम कहां पर है? उत्तराखंड में। और कौन से देवता को समर्पित है यह मंदिर? भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन से देवता को समर्पित है स्टूडेंट? ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। एक और धाम द्वारका, द्वारका कहां है? गुजरात। द्वारका कहां पर है स्टूडेंट? गुजरात में। ये कौन से देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण को समर्पित, ये भगवान कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। एक का है पुरी, ओडिशा, ठीक है।
ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित, भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ कौन है? विष्णु जी के ही क्या एक रूप है, ठीक है, विष्णु जी के ही रूप है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और है हमारा रामेश्वरम, ठीक है, एक है रामेश्वरम। रामेश्वरम कहां पर है? तमिलनाडु में। और कौन से देवता को ये समर्पित है? कौन सा धाम? भगवान शिव को, भगवान शिव को, भगवान शिव को समर्पित है। देखो ये चार धाम, ये ही क्या है? चार धाम। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है, एक द्वारका कृष्ण भगवान को समर्पित है, ठीक है, पुरी जगन्नाथ भगवान को समर्पित है, और रामेश्वरम तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित है। ये याद रखना आपको। बद्रीनाथ का उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात, पुरी ओडिशा, रामेश्वरम तमिलनाडु में। चारों धाम किस किस को समर्पित है? बद्रीनाथ विष्णु, द्वारका कृष्ण भगवान को समर्पित है, पुरी जगन्नाथ जो कि विष्णु जी के ही रूप है उनको समर्पित है, रामेश्वरम भगवान शिव को समर्पित है। ये बातें आपको याद रखनी। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणसागर डैम इज built on the river। कुछ ऑप्शन दिया हमको। ए चंबल, बी ऑप्शन दिया है बेतवा, सी ऑप्शन दिया है सोन, और डी ऑप्शन दिया है केन। डी ऑप्शन दिया हमको केन। तो बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है ना, ये क्वेश्चन है। बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी पर है बाणसागर बांध? बाणसागर बांध कौन सी नदी पर है? ठीक है, तो कौन सी नदी पर है बाणसागर? तो बाणसागर जो बांध है ना वो सोन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सोन नदी पे। बाणसागर बांध कौन सी नदी पर है? बाणसागर बांध कौन सी नदी पर है? तो सोन नदी पर है, सोन नदी पर है। और कहां पर? ये शहडोल में। कहां पर है? शहडोल में। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी। बाणसागर बांध कौन सी नदी पर है? शहडोल में है। और सोन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। वो भी बांध की चर्चा हम हमारी एमपी की क्लास में करेंगे, जो कि मैराथन रहेगी और एक ही क्लास रहेगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसलिए आपको एक भी क्लास नहीं छोड़नी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द हु अमंग द फॉलोइंग is given the एकलव्य अवार्ड। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए कुछ ऑप्शन दिए हैं। ये ऑप्शन दिया है स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट्स टीचर। बी ऑप्शन हमको दे रखा है सीनियर प्लेयर। क्या है? सीनियर प्लेयर। सी ऑप्शन दे रखा है हमको जूनियर प्लेयर, जूनियर प्लेयर। और डी ऑप्शन दे रखा हमारा एनओटी, नॉन ऑफ द अबव। हमारा क्वेश्चन है किसको एकलव्य अवार्ड दिया जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द एकलव्य अवार्ड। एकलव्य अवार्ड यानी एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये ऑप्शन दिया है स्पोर्ट्स के कोच को, खेल कोच को। बी ऑप्शन दिया है वरिष्ठ खिलाड़ी को, सीनियर प्लेयर को। बी ऑप्शन, सी डी ऑप्शन दिया है जूनियर खिलाड़ी, मतलब जूनियर खिलाड़ी को। यह है कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सीनियर प्लेयर वरिष्ठ खिलाड़ियों को, जूनियर प्लेयर को, खेल कोच को, या इनमें से किसी को नहीं।
तो एकलव्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो एकलव्य अवार्ड दिया जाता है जूनियर प्लेयर को दिया जाता है, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश के पुरस्कार, ये मध्य प्रदेश का पुरस्कार। देखो कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी। एक होता है विक्रम पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार यानी कि विक्रम अवार्ड किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है वरिष्ठ खिलाड़ियों को, वरिष्ठ खिलाड़ी, वरिष्ठ खिलाड़ी यानी कि किसको दिया जाता है? सीनियर प्लेयर को दिया जाता है, सीनियर प्लेयर्स को दिया जाता है, सीनियर प्लेयर को दिया जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह मध्य प्रदेश के पुरस्कार की बात करें हमें, ठीक है। यही क्या है? मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। ये बात आपको याद रखनी है। विक्रम पुरस्कार सीनियर प्लेयर को दिया जाता है और यही मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है स्टूडेंट। एक होता है एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, ठीक है। यह दिया जाता है जूनियर खिलाड़ियों को, जूनियर खिलाड़ी को मतलब जूनियर प्लेयर्स को दिया जाता है। ये हमारा प्रश्न था, किसको दिया जाता है एकलव्य अवार्ड? जूनियर प्लेयर को दिया जाता है। ये सभी एमपी के पुरस्कार है स्टूडेंट, एमपी के ही पुरस्कार है ये सब, ठीक है। एक और पुरस्कार रहता है, एक विश्वामित्र पुरस्कार। इंग्लिश में भी इनको यही कहते हैं, विक्रम पुरस्कार को विक्रम पुरस्कार ही, विक्रम अवार्ड कहते हैं, एकलव्य पुरस्कार को एकलव्य अवार्ड और विश्वामित्र पुरस्कार को विश्वामित्र अवार्ड। विश्वामित्र पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? ये कोच को दिया जाता है, ठीक है। ये किसको दिया जाता है? ये कोचों को दिया जाता है, कोचों को मतलब जो खेल के जो कोच रहते हैं उनको दिया जाता है, गुरुओं को दिया जाता है, ठीक है। एक होता है प्रभात जोशी पुरस्कार, प्रभात जोशी पुरस्कार भी दिया जाता है। एक प्रभात जोशी पुरस्कार भी होता है, प्रभात जोशी अवार्ड भी होता है ना। यह दिया था पारंपरिक खेलों में दिया जाता है ना, जैसे कि मलखंब किसको दिया जाता है? पारंपरिक खेलों के लिए दिया जाता है। प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है पारंपरिक खेलों के लिए दिया जाता है, जैसे कि मलखंब में ये दिया जाता है, ठीक है। एक होता है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। एक क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये किसको दिया जाता है? जो खेल में जीवन भर योगदान, खेल में जीवन भर योगदान देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है ना। खेल में जीवन भर योगदान देने वाली ये बड़ी बड़ी हस्तियों को ये दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है लाइफ टाइम, ठीक है। जो खेल में जीवन भर योगदान देने वाली हस्तियों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, वरिष्ठ खिलाड़ी एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ी, विश्वामित्र पुरस्कार कोच के लिए और प्रभात जोशी पुरस्कार पारंपरिक खेलों में दिया जाता है, मलखंब में दिया जाता है, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बात करें कि जो जिसने जीवन भर खेल के क्षेत्र में अपना योगदान दिया उनको ये दिया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which city is known as Manchester of India, Manchester of India in the field of textile industry, in the field of textile industry। ए सूरत, बी अहमदाबाद, ठीक है। सी ऑप्शन दिया हैदराबाद, डी ऑप्शन दिया एनओटी, नॉन ऑफ दी अबव। तो पूरा क्वेश्चन है विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में किसे
भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर पूछा है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? Which city is known as Manchester of India in the field of textile industry? मतलब वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया है हमारे पास सूरत, बी दिया है अहमदाबाद, सी ऑप्शन दिया है हैदराबाद और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है स्टूडेंट्स अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद को किया जाता है ना। और एक क्वेश्चन आया दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है कोयम्बटूर? तमिलनाडु में। और अहमदाबाद कहाँ पे है? अहमदाबाद है गुजरात में। ये बात आपको याद रखनी है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु। और मैनचेस्टर कहां पर? मैनचेस्टर है इंग्लैंड में। यह बात आपको ध्यान रखनी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी डांस इज प्रिवेलेंट इन विच रीजन? इन विच रीजन? ये दिया है मालवा में, बी ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, सी ऑप्शन दिया है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में, डी ऑप्शन दिया है बघेलखंड में। डी ऑप्शन क्या दिया है? बघेलखंड में, ठीक है स्टूडेंट। तो मटकी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? किस क्षेत्र से मटकी नृत्य का संबंध है? ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया है मालवा, बी ऑप्शन दिया है सीजी छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन दिया है बुंदेलखंड और डी ऑप्शन दिया हमारे पास बघेलखंड। ये कुछ ऑप्शन दिए हैं हमको, इनको याद रखना है। क्या है? तो मटकी नृत्य मेनली किस क्षेत्र में किया था? तो मटकी नृत्य ही किया था मालवा में, हमारे मालवा में, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो मालवा में कौन कौन से नृत्य किया था? मालवा में देखो याद रखो मटकी नृत्य, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। मालवा मटकी नृत्य ये याद रखना ही। मटकी नृत्य कहाँ का है? मालवा का है। मटकी नृत्य कहाँ का है? मटकी नृत्य कहाँ का? ये मालवा का। ये तो आपको याद रखना ही है स्टूडेंट, ठीक है। मटकी नृत्य। इसके अलावा मालवा में एक और फेमस है रजवाड़ी नृत्य, भी मालवा का ही है। रजवाड़ी नृत्य भी कहाँ का है? मालवा का। लेकिन मटकी तो आपको याद रखना है, मटकी भूलना नहीं है आपको। इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और बात करते हैं निमाड़ में से भी क्वेश्चन है। निमाड़ के नृत्य कौन कौन से? निमाड़ के नृत्य देखे तो काठी, काठी कहाँ का नृत्य? निमाड़ का। गणगौर भी कहाँ का नृत्य? निमाड़ का। काठी गणगौर कहाँ के नृत्य? निमाड़ का। कहाँ का ये? निमाड़ का। फाफरिया, फाफरिया नृत्य भी कहाँ का है? निमाड़ का, ठीक है। डंडा नृत्य कहाँ का है? निमाड़ का। और ये भी कहाँ का है? निमाड़ का, ठीक है स्टूडेंट। और एक मदलिया, मदलिया नृत्य भी कहाँ का है? निमाड़ का। ये बात आपको याद रखनी। इसमें से भी आपको गणगौर तो याद रखना है और काठी बहुत ही फेमस है। तो देखो मालवा में आपको याद रखना मटकी नृत्य और रजवाड़ी नृत्य फेमस है। निमाड़ में काठी, गणगौर, उसके अलावा फाफरिया भी है, डंडा नृत्य भी और मदलिया भी। तो ये दोनों तो आपको याद रखना ही है, ठीक है स्टूडेंट। डंडा नृत्य भी कहाँ का? निमाड़। काठी और गणगौर निमाड़, काठी और गणगौर निमाड़। फाफरिया, डंडा और मदलिया भी निमाड़ है।
इसके बाद बात करें बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कौन कौन से नृत्य फेमस है? सबसे फेमस नृत्य राई। राई नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। राई नृत्य बुंदेलखंड का, और बधाई नृत्य भी कहाँ का है स्टूडेंट? बुंदेलखंड का। ये दो बातें तो आपको याद रखनी ही, ठीक है स्टूडेंट, ये दो बातें तो आपको याद रखनी है। अभी इतनी चीजें आप याद करो, ये तो आप याद रखकर ही लो, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा बुंदेलखंड में सेला भी और भी कुछ नृत्य है। पहले आप इतने याद कर लो, एमपी की क्लास में और अच्छे से आपको बताया जाएगा, थोड़ा और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आपको याद रखने ही है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको। एक होता है बघेलखंड में भी, बघेलखंड में भी कौन सा है? अहिराही। बघेलखंड में अहिराही नृत्य, अहिराही। बिरहा नृत्य, बिरहा नृत्य भी कहां का है? बघेलखंड का, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा दादर, केमाली, तो आपको ये तो याद रखना ही है, यहां भी ये तो याद रखना ही है, भूलना ही नहीं है। और जो बता रहा हूं वो भी आप देखते चलिए, तो कभी क्वेश्चन बन जाता है तो आपका छूटे नहीं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ का अटारी भी है और केहरा भी है, अटारी और केहरा। तभी अभी मैं जाति संबंधित ये क्षेत्र से संबंधित नृत्य देखे, कुछ जाति उनके भी मुख्य मुख्य नृत्य रहते हैं, वो भी हम बाद की क्लास में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने देख लिया। मालवा में मटकी नृत्य, निमाड़ में काठी गणगौर, बुंदेलखंड में राई और बधाई, और बघेलखंड में बिरहा और अहिरा, ये मुख्य फेमस है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच डिजिट इन एमपी, विथ विच डिजिट इन एमपी, मतलब मध्य प्रदेश की बात करिए। डज द पिन कोड, डज द पिन कोड नंबर ऑफ प्लेसेस स्टार्ट, ठीक है। कुछ ऑप्शन दिया हमारा 2, 3, 5 और 4। मतलब विच डिजिट, मतलब कौन से अंक से, मतलब पिन कोड नंबर, मतलब कौन से अंक से पिन कोड नंबर की शुरुआत होती है जगहों के लिए, है ना। इस मध्य प्रदेश में कौन सी भी जगह है ना, जैसे कौन सा भी शहर है ना, तो उसका कुछ पिन कोड है, कुछ क्या है उसका पिन कोड है। तो किस डिजिट से उसकी शुरुआत होती है, किस अंक से उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया है 2, B 3, C 5, D 4। तो किस अंक से शुरुआत होती है प्लेसेस के पिन कोड नंबर की शुरुआत एमपी में? तो 4 से होती है। आपको कैसे पता? आप अपने जिले का ही पिन कोड नंबर देख सकते हो, क्या है शुरुआत, ये कौन सा अंक से होगा? 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछे पिन कोड नंबर की शुरुआत किस अंक से होती है एमपी में? तो किससे होती है? 4 से होती है, ये बात आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गल्फ is between, which gulf is between India and Sri Lanka, India and Sri Lanka, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? ए दिया है खंबात, बी ऑप्शन दिया है हमको मन्नार, सी ऑप्शन दिया हमको कच्छ, डी ऑप्शन दिया एनोटी, नॉन ऑफ दी अबाउ। मतलब क्वेश्चन क्या है, विच गल्फ इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है,
कौन सा गल्फ है, कौन सी खाड़ी है। कुछ ऑप्शंस भी दिया हमको, जैसे कि दिया है खंबात, क्या दिया है, खंबात। एक ऑप्शन दिया मन्नार की खाड़ी, एक ऑप्शन दिया कच्छ की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। यह बात आपको याद रखनी है। यह हमारा पूरा भारत यहाँ तक होता है और यहाँ कहीं श्रीलंका होएगा, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो श्रीलंका कहाँ पे, श्रीलंका हमारे भारत के दक्षिण में है, ठीक है। भारत के कहां पे है, दक्षिण में, ठीक है। और तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, Tropic of Cancer passes through how many districts of MP? How many districts of MP? ये ऑप्शन दिया है 10, बी 13, सी 5 और डी 14। क्वेश्चन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट ने जिले, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, पास होती है। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। ये ऑप्शन दिया है 10, बी 13, सी 5 और डी 14। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। यह बात आपको याद रखना। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, अक्षांश, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम कहते हैं कर्क रेखा। उत्तरी यानी नॉर्थ लेटिट्यूड को ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक ये रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है ऐसी, ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश काल्पनिक रेखा जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा ही भारत के मतलब मध्य प्रदेश की बात करें, भारत की बात नहीं कर रहे, पर मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के ये 14 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा एमपी की बात करें तो कितने राज्यों से गुजरती है, एमपी में 14 राज्य से गुजरती है। ये बात आपको याद रखना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 राज्यों से गुजरती है। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश, इन एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, द फेयर ऑफ जोगेश्वरी देवी, जोगेश्वरी देवी, फेयर ऑफ जोगेश्वरी देवी इज हेल्ड। ये ऑप्शन दिया चंदेरी, बी ऑप्शन दिया हमको मांडू, सी ऑप्शन दिया है पोरसा, डी ऑप्शन दिया एनओटी मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो क्या पूछा है, फेयर ऑफ जोगेश्वरी देवी, मतलब क्या पूछे, जोगेश्वरी देवी का मेला पूछा है। फेयर, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में किस जगह पर लगता है, ये क्वेश्चन है। चंदेरी, मांडू, पोरसा या कोई नहीं। तो जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहां लगता है स्टूडेंट, चंदेरी में लगता है। कहां पे लगता है, चंदेरी में लगता है। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहां लगता है, ये चंदेरी में लगता है। और चंदेरी कहां है स्टूडेंट, चंदेरी है अशोकनगर में। चंदेरी कहां पर है, अशोकनगर में। ठीक है, जोगेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है, चंदेरी अशोकनगर में लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी अशोकनगर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक ये भी याद रखना, सिंहस्थ कुंभ मेला कहां लगता है, सिंहस्थ का, सिंहस्थ की बात करें, कुंभ मेला कहां लगता है, उज्जैन में लगता है। सिंहस्थ कुंभ मेला कहां लगता है, ये उज्जैन में, याद रखना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नागजी फेयर, नागजी फेयर, ठीक है, मतलब नागजी का मेला, नागजी का मेला कहां लगता है ये स्टूडेंट, नागजी का मेला लगता है पोरसा, पोरसा मुरैना में। नागजी का मेला कहां लगता है, पोरसा मुरैना में। पोरसा मुरैना में कहां लगता है, नागजी का मेला। ठीक है, बरमान का मेला, बरमान मेला कहां लगता है, नरसिंहपुर में। बरमान मेला कहां लगता है, नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर में। बरमान मेला कहां लगता है स्टूडेंट, नरसिंहपुर में लगता है। धामोनी उर्स, धामोनी उर्स मेला कहां लगता है स्टूडेंट, ये लगता है सागर में। धामोनी उर्स कहां लगता है स्टूडेंट, सागर में। और पीर बुधान का मेला कहां लगता है, पीर बुधान का मेला कहां लगता है, सावरा शिवपुर में। कहां लगता है, सावरा शिवपुर में। सावरा कहां लगता है, शिवपुर में। तो ये बातें आपको कुछ ध्यान रखनी है। जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी अशोकनगर। सिंहस्थ कुंभ मेला का लगता है उज्जैन में। नागजी का मेला कोरसा मुरैना में। बरमान का मेला नरसिंहपुर में। धामोनी उर्स मेला सागर में। और पीर बुधान मेला सावरा शिवपुर में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। स्टूडेंट्स, तो ये आज हमारी जीके की सेकंड क्लास थी और हमने बहुत ही बेहतर ढंग से जीके की सेकंड क्लास देख ली। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ऐसी लगभग 5 क्लासेस होगी और एक एमपी की मैराथन होगी। मतलब एमपी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं एक ही क्लास में करवा दूंगा, जिससे आपको जीके में भी पूरे बहुत ही बेहतरीन नंबर मिले। हमने इन्वायरमेंट की भी तैयारी कर चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे इन्वायरमेंट की क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी आपको, यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। और साइंस की क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, यदि आपने वो भी नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल ही बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। एक्सीलेंस स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। अभी हमारा 3rd सब्जेक्ट चल रहा है, जो कि आपका 2 से 3 दिन, लगभग 3 दिन में वो भी आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 2 से 3 सब्जेक्ट और बचेंगे और हम आपका बिल्कुल एग्जाम से पहले लगभग हम 31 तारीख तक इसी मंथ में हमारा लगभग पूरा सिलेबस हमारा खत्म कर देंगे, ताकि आपको रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिल पाए। सब्जेक्ट भी हमारा 2 से 3 दिन में हो जाएगा और जल्दी हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा देंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आए। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको जो हमारे YouTube पे क्लास अपलोड करी हमने बस उसको बार-बार देखना है और अच्छे से याद कर लेना। कॉपी बनाई नहीं बनाई हो तो आप बना लीजिए, क्योंकि कॉपी में एक जगह नोट कर लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आपको बार-बार वीडियो नहीं देखना पड़े, जिससे आपकी सभी चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाए और इस तरह से आपको रिवीजन करके तैयारी कर लेनी है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे स्टूडेंट। ठीक है, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।